हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ऑफिशियल। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट वीडियो में महाजनपद काल तक कवर कर लिया था। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकाल। मौर्यकाल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी फैक्ट हमें मिलते हैं वो आज हम देख लेंगे। और इसके अलावा आपको यदि कोई डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, जिससे मैं आप कोशिश रहेगी हमारी कि आपके सारे डाउट क्लियर हों और सारा डाटा आपको प्रोवाइड कराया जाए और सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्यकाल। तो मौर्यकाल शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि मौर्यकाल का टाइम पीरियड कितना था। तो मौर्यकाल का टाइम पीरियड था 322 से 185 ईसा पूर्व। मौर्यकाल का टाइम पीरियड 322 से 185 ईसा पूर्व के लगभग मिलता है। और मौर्यकाल का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा है। और इसके अलावा विशाखदत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में बताया गया है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहा गया है। बिरसल जिसका अर्थ है निम्न कुल में पैदा हुआ। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो इसमें कुछ मिलता नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में सैनिक शिक्षा में पारंगत कराया था। चाणक्य इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त ने ही भारत को यूनानी दस्ता से मुक्त कराकर सिंध, पंजाब और मगध को अपने अधीन कर लिया था। और चंद्रगुप्त ने अपने समय में इनको अधीन कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र आता है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, लेकिन बिंदुसार के बारे में मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलता। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं अशोक। अशोक के बारे में मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का राजा था, या कहाँ का उपराजा था, या राज्यपाल था। तो अशोक राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था, और जो बाद में मगध का शासक बना, और इसका देव नाम प्रिय उपाधि इसने धारण की। और इसके बाद है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में ही हुई थी। लगभग 250 से 255 BC, 250 से 255 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में यह तृतीय बौद्ध संगीति हुई, और यह मोकली पुत्र के बौद्ध भिक्षु के शासन अध्यक्षता में हुई अशोक के काल में। और इसके अलावा अशोक ने सांची स्तूप रायसेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सांची स्तूप रायसेन, अशोक ने इसकी स्थापना की। और रायसेन के अलावा विदिशा, सतधारा, अंधेर, सुनामी, भोजपुर में भी स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। और अशोक का पुत्र विदिशा की राजकुमारी महादेवी से हुआ था, और जिससे इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र का जन्म हुआ। और मौर्य काल में प्रशासनिक इकाइयाँ कौन सी थी? तो मौर्य काल की प्रशासनिक इकाइयों में प्रांत है, मंडल और जिला ग्राम। तो प्रांत, मंडल, जिला ग्राम में मौर्य काल की प्रशासनिक इकाइयों से संबंधित थी। और मौर्य काल में 4 व्यापारिक मार्ग मिलते हैं, जिनमें से 2 का वर्णन मध्य प्रदेश में है। मतलब 2 व्यापारिक मार्ग ऐसे थे जो मध्य प्रदेश से होकर जाते थे, जिनमें से तीसरा मार्ग था प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक था, जो मध्य प्रदेश में महिष्मती, उज्जैन, विदिशा नगर इनमें स्थित थे, वहाँ से होकर जाता था। और चौथा मार्ग था भृगु कक्ष से मथुरा तक,
और जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। इसके अलावा अवंती का महेश्वर क्या था? सूती वस्त्र का केंद्र था। तो मौर्य काल में सूती वस्त्र कारखाना या सूती वस्त्र से संबंधित केंद्र कौन सा था? तो अवंती। इसके अलावा मौर्य काल से कुछ सोने के सिक्के जिनको निस्क कहा जाता था, चांदी के सिक्के इनको कारसार्पण कहा जाता था, और तांबे के जिनको भासक, और छोटे सिक्के काकड़ी का भी चलन था। इन्हें और आहा सिक्के भी मिलते हैं। आप देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ शिलालेख, अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों में रूपनाथ जबलपुर, गुजर्रा दतिया, सारामारो शहडोल, पनगुड़रिया सीहोर, और इसके अलावा तुमिन स्तूप, अशोक का तुमिन स्तूप, ये कहाँ से मिलता है? अशोक का तुमिन स्तूप है अशोकनगर में। और एक और अभिलेख था अशोक का, एक था संघमित्र अभिलेख। संघमित्र अभिलेख ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है रायसेन से। और अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिलता है? तो गुजर्रा और सीहोर। गुजर्रा और सीहोर, रूपनाथ अभिलेख और गुजर्रा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। और मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख मध्य प्रदेश में कर्तिलाई, खरदई, कसरावत, खरगोन से, आरंग, रामगढ़ स्थानों से मिले हैं। और इसके अलावा बेसनगर विदिशा में भी मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। विदिशा से हमें क्या मिला है? मौर्यकालीन यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अशोक का एक स्तूप भरूच सतना में भी मिलता है। और इसके बाद अशोक के बारे में इतना ही हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह द्वारा कर दी जाती है, जिसके बाद पुष्यमित्र सिंह द्वारा शुंग वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश के बाद अब आते हैं शुंग वंश। शुंग वंश और मध्य प्रदेश का इतिहास। शुंग वंश जो कि लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईस्वी तक आता है। इसको कॉमन ईरा भी बोलते हैं, ईस्वी या कॉमन ईरा। 185 ईसा पूर्व। तो बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है, और शुंग वंश की इस प्रकार शुंग वंश की स्थापना होती है। और पुष्यमित्र का शुंग अग्निमित्र जो कि विदिशा का शासक बनता है। लेकिन अग्निमित्र विदिशा का शासक बनने से पहले वह विदिशा का राज्यपाल था, जिस समय पुष्यमित्र वहाँ का शासक था। और पुष्यमित्र के समय वहाँ की राजधानी थी विदिशा। और अग्निमित्र के बारे में कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। किसने लिखी थी? कालिदास ने। तो कालिदास की पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका दोनों के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने अपने काल में कराए थे। और पुष्यमित्र शुंग ने सतना में स्थित भरूच स्तूप का पुनर्निर्माण कराया था। और सांची के स्तूप में वेदिका के पुनर्निर्माण का भी कार्य
पुष्यमित्र ने कराया था। इसके बाद शुंग वंश के 5वें शासक भागभद्र के समय एक यवन राजदूत हेलियोडोरस, जो कि भागवत धर्म से प्रभावित हुआ, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से, और इसने क्या किया, विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई। गरुड़ ध्वज, और इसको एक और नाम से जानते हैं, खाम बाबा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो पुष्यमित्र शुंग वंश के 5वें शासक भागवत के शासनकाल में एक यवन राजदूत हेलियोडोरस आता है और वो वैष्णव धर्म से प्रभावित हुआ। इसने वैष्णव धर्म अपनाया, भागवत धर्म अपनाया और विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की, जिसे खाम बाबा नाम से भी जानते हैं या हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। और गरुड़ स्तंभ बनने से पहले वहाँ पर वासुदेव मंदिर के अवशेष हमें मिलते हैं। और इसके बाद शुंग वंश के शासकों ने विदिशा को ही राजधानी बनाई थी। और शुंग वंश ने यवनों को काली सिंध नदी पर, संबल की जो सहायक नदी है काली सिंध, उसके तट पर हराया था यवनों को। और शुंग वंश में निमांडर के सिक्के बालाघाट से हमें मिलते हैं। और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है, क्योंकि इसके समय में बौद्ध धर्म का इतना प्रचार इतना नहीं मिलता है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का विनाशक कहा गया है। और सांची का स्तूप, कटघरा और भरूच स्तूप की 4 दीवारी तोरण का निर्माण, ये सब शुंग काल में होता है और लगभग पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही होता है। तो यहाँ पे शुंग वंश हमारा पूरा समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सातवाहन शासकों के बारे में। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है, अंतिम शासक। तो थैंक यू आज के लिए।